दिल्ली लौट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के दौरे से वापस लौटे। एयरपोर्ट पर समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम ने रुककर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल से वापस लौट आए हैं और भारी संख्या में प्रधानमंत्री के समर्थक जो कि एयरपोर्ट पर थे उनका अभिवादन पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। एयरपोर्ट पर समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दक्षिण कोरिया का दौरा खत्म कर वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सियोल से इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी इस बार टोंक की धरती से शंखनाद करने जा रही है, जहां कल रैली के जरिए पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। टोंक से टारगेट 25 पर निशाना, चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। रैली को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह। टोंक में 23 फरवरी को पीएम की होने वाली रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर बैनर पोस्टर से पट चुका है, तो रैली को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। 70 साल में किसी भी पीएम की होने वाली इस पहली रैली को लेकर नेता और कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्थानीय सांसद का दावा है कि टोंक की धरती से टारगेट 25 का शुभारंभ होगा। 70 साल आजादी के बाद पहली बार इस टोंक की पावन धरा पर माननीय देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। मैं एक सांसद होने के नाते ये बात कहूंगा कि मेरे कार्यकाल के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री टोंक की पावन धरा पर आए और राजस्थान का जो शंखनाद है वो यहाँ से हो लोकसभा चुनाव का। और मैं समझता हूँ 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते और टोंक की जनता को इसका श्रेय जाए कि सबसे पहले टोंक में आए थे। ऐसी शुभ हुई कि टोंक की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीट जीते। रैली को पीएम मोदी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी। हालांकि पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे और करीब 45 मिनट तक सभा को संबोधित करेंगे। मंच पे जो यहाँ आएंगे उनमें से हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वसुंधरा राजे जी है, हमारे यहाँ जो बाकी पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष है और जो पार्टी का एक कैडर है जो राज्य स्तर की व्यवस्थाओं को देखता वो होगा। कुछ स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि वो भी होंगे। पार्टी नेताओं का दावा है कि रैली को लेकर इलाके में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। नीचे तक के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो कार्यकर्ता का उत्साह डबल हो जाता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव का वो यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगाज करके गए हैं। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा होगी। टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र के जो कार्यकर्ता उस लोकसभा के वहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता जाने वाले हैं। वहीं के कार्यकर्ता ज़्यादा वहाँ पर रहेंगे। बाकी कार्यकर्ता स्वेच्छा से जो जाना चाहते हैं वो अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से अभूतपूर्व रैली कल टोंक सवाई माधोपुर की धरती पर प्रधानमंत्री जी की होने वाली है। विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की कई जगह सभाएं हुई है और टोंक उसमें छूट गया था, इसलिए हम टोंक से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से बहुत संख्या में लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारे प्रदेश स्तरीय नेताओं ने मंडलों की बैठकें की है, जगह जगह उनका सबसे मिलना हुआ है और बहुत उत्साह है लोगों में। विधानसभा चुनाव में मात खा चुकी बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि बदली परिस्थितियों में 2014 का शानदार प्रदर्शन दोहराना पार्टी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में टारगेट 25 के लिए पीएम की टोंक रैली पार्टी में कितना उत्साह भर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी के साथ जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2017 को राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन रजिस्ट्रार परीक्षा ने एक आदेश जारी कर रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन के भर्ती को रद्द करने
के पिछले 2 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब नए सिरे से नए नियमों से होने वाली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2309 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें 10वीं के अंकों का आधार पर चयन किया जाना था, लेकिन अलग अलग राज्यों के बोर्ड में ग्रेड विसंगति के चलते भर्ती रद्द की गई। इसके साथ ही अब नई भर्ती में नहीं बैठने या शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को उनका शुल्क भी वापस लौटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों से खेद प्रकट किया है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच किसानों को अभी भी अच्छे दिन का इंतजार है। इस बीच जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में किसानों की तकदीर बदल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कभी मौसम की मार तो कभी सिंचाई का अभाव, ऊपर से महंगे और घटिया खाद बीज। अन्नदाता जी तोड़ मेहनत के बाद भी अपनी किस्मत का रोना रो रहा है, लेकिन जोधपुर कृषि यूनिवर्सिटी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो आने वाले दिनों में किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बिजली पानी का खर्च तो कम होगा और आय बढ़ जाएगी कई गुना। ये अनुसंधान के बाद फिर ये बता पाएंगे हाँ, इस फसल को, टमाटर को सर्दी में इतना पानी चाहिए, लौकी को गर्मी में इतना पानी चाहिए, बरसात के मौसम में इतना पानी चाहिए। और इसमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो सारी जानकारी हमारे जो वैज्ञानिक वो देंगे। पर इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है फसल को कितना पानी इस रेतीली ज़मीन में यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप और कितना खाद चाहिए। और एक और चीज़ हमने जो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान करके जो आवश्यक है, प्रोजेक्ट में 3 सिस्टम काम में लिए गए हैं, ड्रिप सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम और तीसरा है फ्लड सिस्टम, जिसमें मिट्टी की वॉल बनाकर उसमें पानी छोड़ा जाता है। ड्रिप सिस्टम में उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर पौधे के पास डिवाइस लगाए गए हैं। इसमें हर पौधे पर अलग अलग गहराई में डिवाइस लगाया है जो पौधों की जरूरतों की जानकारी देगा, जिसके आधार पर सिस्टम पौधे को पानी खाद सप्लाई करेगा। सुनिश्चित मात्रा में कितना पानी काम में लें ताकि मैक्सिमम हमें प्रोडक्शन मिल सके, तो उसके लिए हमने ये एक हमारे यहाँ जोधपुर में इस कंडीशन में या एक प्रोजेक्ट या ट्रायल हमने एक तरह से ये कहिए कि आप ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया इसमें। और इसमें हमने क्या किया कि मेन उद्देश्य जो है हमारा इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर, पानी का जो है इसका उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका हमने एक जो उद्देश्य है इसका वो है कि सुनिश्चित मात्रा में पानी का हम कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए हमने एक ये सिस्टम हमने एस्टैब्लिश करवाया यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि 3 तो हमने इसमें इरिगेशन मेथड काम में लिए, जैसे ड्रिप सिस्टम है, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है और फ्लड सिस्टम है इसका। अक्सर ऐसा देखा गया है कि खेतों में सिंचाई के समय पानी की बहुत ही बर्बादी होती है। साथ ही जानकारी के अभाव में खाद की उचित मात्रा भी पौधों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में ये तकनीक अगर तैयार हो गई तो कम खाद पानी में बेहतर उपज मिल सकेगी। कोटा जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान जेलर सहित अन्य कर्मचारियों पर कैदियों के हमले की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद जेल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोटा सेंट्रल जेल में बवाल, जेल की सुरक्षा पर सवाल। जयपुर सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के बाद अब कोटा सेंट्रल जेल में हुए बवाल ने जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। स्थिति कितनी खतरनाक है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन करने गई टीम पर ही कैदियों ने हमला कर दिया। जेलर ने समझाने की कोशिश की तो उन्हें भी नहीं बख्शा। इसके बाद कई थानों की पुलिस और आरएसी की टुकड़ी पहुंची तो बदमाश उनसे भी भिड़ गए। जेल की दीवारों से पत्थर निकालकर पथराव शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक बवाल मचा रहा। अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। इस घटना के बाद पूरे जेल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएसी बटालियन के कमांडेंट
सहित कई पुलिस अधिकारियों ने जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल के साथ जेल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मल्टीपल केसेस में हैं, हार्डकोर हैं, उस टाइप के बंदी थे, 17 बंदी थे वो। उन्होंने तलाशी देने से इनकार कर लिया और इनकार करने में बातचीत एक अलग जरिया है कि बातचीत वो करते हमसे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने खोलते ही जेलर पे हमला बोल दिया। व्यवस्था बिल्कुल मजबूत कर दी है। कल भी सिटी पुलिस से कंट्रोल रूम से भी हमारे पास में आरएसी का जाब्ता था। आज हमारा जाब्ता भी आरएसी का तैनात है और जेल का जाब्ता एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, तो सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। इस मामले में पुलिस ने 17 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं इस मारपीट में कई कैदी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेल अधीक्षक ने दावा किया है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन पूरी तरह सजग है। फिलहाल बड़ा बवाल तो टल गया है, लेकिन जेल की परिस्थिति बेहद ही चिंताजनक है। इन अवैध सामग्री के लिए या अवैध गतिविधियों के लिए ये हम पे दबाव बनाना चाहे तो जेल प्रशासन के कल सामने वही चीज़ आई थी, क्योंकि इन्होंने तलाशी से इनकार कर दिया। जैसे ही इन्होंने इनकार किया और इस तरह का बलवा बिल्कुल उपद्रव कर दिया, तो उसमें फिर हल्का बल प्रयोग भी हमने किया। तो ये तो नियम है जो इनको पालना करनी होगी, अनुशासन में रहना होगा, जेल कायदे कानून तो इनको मानने होंगे। और इस तरह से एक बैरिक को इन्होंने हाईजैक टाइप किया, उस तरह की घटना पूरी जेल में भी फैल सकती थी, उसी समय रिएक्ट हो सकता था, सभी कुछ हो सकता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हालत ये है कि 1500 क्षमता वाले जेल में करीब 1.5 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित देश प्रदेश के 1.5 दर्जन हार्डकोर कैदी हैं। 200 कैदियों पर एक कर्मचारी वाले इस सेंट्रल जेल में कैदियों की लगातार बढ़ती संख्या से हालात बेकाबू हो रहे हैं। उसके ऊपर खराब पड़े जैमर और बंद सीसीटीवी कैमरे जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल कैदी मोहम्मद हनीफ को अलग बैरक में शिफ्ट करके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर हार्डकोर अपराधियों के लिए स्थायी बैरक नहीं बनाए गए तो आगे भी ऐसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। 24 फरवरी को गोरखपुर में आयोजित कृषि कुंभ में 5 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता देश के कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए, समग्र पुनरुद्धार के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने 5 साल में काम किया है, उन सारे विषयों को किस तरह से जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है, और जिस नीति और नियत के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है, वो सारे विषय को समग्र रूप से एक साथ जो परिलक्षित करने के लिए वहां मंथन होगा, विचार होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 14 जनवरी तक जिन विधायकों के आवास आवंटित किए थे, उनको निरस्त करने के बाद आज फिर से नए सिरे से विधायकों को आवास आवंटित किए गए। मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को गृह समिति की बैठक हुई थी, जिसमें नए सिरे से विधायकों को आवास आवंटित किए गए। तो समिति के सदस्य अशोक लाहोटी ने आवास आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। लाहोटी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा देने के लिए आवंटन प्रक्रिया पार्टी की संख्या बल के आधार पर की जा रही है। विरोध किया, मैं आज भी कह रहा हूं कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए। एक व्यक्ति को 2 जगह मकान आवंटित नहीं किया जा सकता। जिन मंत्रियों को आवास आवंटित हो चुका है, मुख्यमंत्री जी को हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष को हो चुके थे, विधानसभा अध्यक्ष हो चुके हैं, उनके नाम इस सूची से अलग करके जो 170 की संख्या बचती है, उसमें जितने मेंबर्स हैं उनका प्रतिशत निकाल के आवास आवंटित करनी चाहिए। जिनको आवंटित हो चुका है उनको दोहरा मापदंड कैसे कर सकते हैं?